नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक बेहद मार्मिक और गहराई से छू लेने वाली हिंदी कहानी की, जिसका नाम है संवादहीन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस भावनात्मक सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, जब घर के सारे लोग दूर चले जाएं, तो उस खाली घर के भयानक सन्नाटे का कोई सामना कैसे करता है। ये कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि आज के इस भागदौड़ भरे दौर में खासकर हमारे बुजुर्गों की सबसे बड़ी सच्चाई है। और यही सवाल हमारी इस कहानी का मूल आधार भी है। भाग 1, ताई का सुना घर। कहानी की गहराई में उतरने के लिए चलिए सबसे पहले कहानी की मुख्य पात्र यानी ताई और उनके सुने घर के माहौल को समझते हैं। कहानी में जो तस्वीर उकेरी गई है ना, वो एकदम असली और थोड़ी उदास करने वाली है। बच्चे शहर जा चुके हैं और पीछे रह गया है एक विशाल गूंजता हुआ खंडहर सा घर। वो घर जहां कभी खूब चहल पहल हुआ करती थी, अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। ताई के दिन बस घर के छोटे मोटे कामों और व्रत उपवासों के बहाने किसी तरह कटते हैं। उस घर में एक ऐसा सन्नाटा पसरा रहता है जो सच में काटने को दौड़ता है। ये अकेलापन अब उनकी जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है। भाग 2, मिट्ठू तोते का प्रवेश। पर कहते हैं ना, सन्नाटा हमेशा के लिए नहीं होता। एक नए साथी के आने से इस कहानी में एक नई जान आ जाती है। यहां पर कहानी हमें दिखाती है कि एक इंसान को किसी के साथ की कितनी जरूरत होती है। जब ताई बिल्कुल हताश होकर पूछती हैं कि उनका ये अकेला बुढ़ापा कैसे कटेगा, तो जानते क्या होता है? मिट्टू नाम का वो पहाड़ी तोता सिर्फ एक पक्षी नहीं रह जाता, वो एकदम एक बेटे की तरह बोल पड़ता है, कटेगी कटेगी। ये महज एक शब्द नहीं है, उस वीरान घर में उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। तो बात बस इतनी नहीं है कि वो एक पालतू जानवर है, बिल्कुल नहीं। वो तो सुबह सुबह राम राम सीताराम कहकर उन्हें जगाता है, उनकी पुरानी यादों को बड़े ध्यान से सुनता है और कभी कभी तो अपनी जिद मनवाने के लिए ताई से बाकायदा नोकझोंक भी करता है। ये मीठी सी तकरार ही तो है जो उस बेजान घर में फिर से प्राण फूंक देती है। वो मिट्ठू ताई के जीने का इकलौता सहारा बन जाता है। भाग 3, कुंभ मेले की यात्रा। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब ताई एक धार्मिक यात्रा पर जाने का फैसला करती हैं। ये कोई आम यात्रा नहीं है, बल्कि यहीं से कुछ ऐसी घटनाएं शुरू होती हैं जिन्हें फिर कभी पलटा नहीं जा सकेगा। ताई कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाना चाहती हैं, लेकिन उनके मन में एक भयानक कश्मकश चल रही है। अपने इतने प्यारे साथी को पीछे छोड़ने की घबराहट उन्हें खाए जा रही है। फिर भी भारी मन से वो कुंभ के लिए निकल पड़ती हैं और जाते जाते अपने प्रिय मिट्ठू को पड़ोसी जगन मास्टर की पत्नी के भरोसे छोड़ जाती हैं। भाग 4, जगन मास्टर की भूल। यहीं से हालात बिगड़ने लगते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव इस कहानी का सबसे बड़ा संकट खड़ा कर देता है। अब ये जगन मास्टर बड़े ही स्वतंत्र विचारों वाले इंसान हैं। उन्हें पक्षियों को पिंजरे में कैद देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वो जब भी पिंजरे में बंद उस मिट्ठू को देखते हैं तो उन्हें अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा गिल्ट, एक अपराध बोध महसूस होता है। उनका सीधा सा सिद्धांत है कि किसी भी जीव को कैद नहीं रखना चाहिए, और यही सिद्धांत आगे चलकर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो जगन मास्टर करते क्या हैं? वो अपने इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसमें वो ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि ताई भावनात्मक रूप से उस तोते से कितना जुड़ी हुई हैं। वो पिंजरे में बंद उस पक्षी पर तरस खाते हैं और उसे थोड़ी खुली हवा का एहसास कराने के लिए पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं। फिर उसे लुभाने के लिए कुछ दाने बाहर बिखेर देते हैं। देखा जाए तो ये सब उन्होंने बहुत ही साफ और अच्छे इरादों से किया था। लेकिन बाजी तुरंत पलट जाती है। मिट्ठू पिंजरे से बाहर तो आता है, पर उसकी नजर सीधे रोशनदान पर पड़ती है और वो फुदकता हुआ फुर्र से बाहर उड़ जाता है। जगन मास्टर घबराहट के मारे पसीने पसीने हो जाते हैं। वो चिल्लाते रहते हैं, मिट्ठू आ, मिट्ठू आ। लेकिन वो आजाद पंछी तो जैसे किसी की नहीं सुनता और पेड़ों की डालियों में कहीं गायब हो जाता है। उनकी एक छोटी सी भूल ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। अब जरा सोचिए जगन मास्टर की क्या हालत हुई होगी। ताई के लौटने का दिन आ रहा है और ये सोचकर ही सबकी जान सुखी जा रही है कि ताई पर क्या बीतेगी। आनन फानन में इस बड़ी सी गलती को छुपाने की कोशिशें शुरू होती हैं। तभी गणपत नाम के एक व्यक्ति को एक तरकीब सूझती है कि क्यों ना बिल्कुल मिट्ठू की शक्लो सूरत वाला एक दूसरा तोता ले आया जाए। पिंजरे में एक नया हूबहू वैसा ही तोता बंद कर दिया जाता है और फिर शुरू होती है उस नए तोते को किसी भी तरह से सीताराम रटाने की एक बिल्कुल हताश और नाकाम कोशिश। भाग 5, खामोश पिंजरा। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां भ्रम का पर्दा उठता है और एक बहुत ही कठोर वास्तविकता सामने आती है। ताई तीर्थ यात्रा से लौट आती हैं।
वो सीधे अपने घर जाने के बजाय दौड़कर जगन मास्टर के दरवाजे पर पहुंचती हैं। उनके मन में यही उम्मीद है कि उनका मिट्ठू उन्हें देखते ही राम राम सीताराम बोलकर आसमान सिर पर उठा लेगा। लेकिन ये वापसी बहुत ही दिल तोड़ने वाली साबित होती है। पिंजरे में बैठा वो पक्षी ताई के प्यार से एकदम अनजान है। वो बस टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता है, बिल्कुल चुपचाप। इन दोनों तोतों के बीच का जो अंतर है ना, वो सच में आपको अंदर तक झकझोर देगा। असली मिट्ठू की गर्माहट और इस नए नकली पक्षी की डरावनी खामोशी के बीच का फर्क बहुत गहरा है। पुराना मिट्ठू ताई से बातें करता था, उनकी भावनाओं को समझता था, लेकिन ये नया तोता, ये एकदम खामोश है, डरा हुआ है। ये सिर्फ एक खोखला रिप्लेसमेंट है जिसमें वो जान, वो अपनापन है ही नहीं। और यहीं पर हमें इस कहानी के शीर्षक संवादहीन का असली मतलब पूरी तरह से समझ आता है। संवादहीन का मतलब है बिना शब्द के, जहां कोई बातचीत ही ना हो। इस नए तोते का कुछ भी ना बोल पाना असल में ताई की जिंदगी में वापस लौट आए उसी भयानक अकेलेपन का प्रतीक है। वो सूनापन जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से दूर किया था, वो फिर से लौट आया है। अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारे सबसे अच्छे, सबसे नेक इरादे भी कभी-कभी दूसरों के लिए एक अपूर्णीय त्रासदी बन सकते हैं? जगन मास्टर तो बस एक पक्षी को आजाद करना चाहते थे। उनका इरादा तो नेक था, लेकिन अनजाने में ही सही, उन्होंने एक वृद्ध महिला को वापस उनके अकेलेपन की उसी भयानक जेल में कैद कर दिया जिससे वो बामुश्किल बाहर आ पाई थीं। इसी गहरे विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यही खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।